बाफना एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट SRCC। तो आज की वीडियो में हम हमारा ही मतलब मेरा जो खुद का BST का CVT का पेपर था मैं उसे वापस सॉल्व करने वाली हूँ। अगेन मैं तुम्हें अप्रोच बताऊंगी कि कैसे तुम 10 क्वेश्चंस को लीव करोगे, क्या रशनाल होना चाहिए उनके पीछे। और इस बार क्योंकि तुमने मेरे इंग्लिश वाले वीडियो में कहा था कि तुम्हें उन क्वेश्चंस के भी आंसर जानने हैं जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करे थे, तो मैंने क्या किया इस बार NTA की आंसर की मैंने डाउनलोड करी और उनके अकॉर्डिंग जो आंसर्स थे उन 10 क्वेश्चंस के जो मैंने छोड़ दिए थे वो भी तुम्हें बताए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है क्योंकि देखो हमें इस जंक्चर पे जब हम एग्जाम के इतनी ज़्यादा क्लोज हैं, हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना, उस क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या रेफरेंस हमारे दिमाग में आना चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने अपने चैनल पे इंग्लिश का ऐसा सिमिलर वीडियो डाल चुकी हूँ और भी मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस डालती हूँ। इंग्लिश, जनरल टेस्ट, मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डाले, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स। तो अगर तुम्हें मतलब लग रहा है कि तुम शॉर्ट में थोड़ा सा समझना चाहते हो, एंड का टाइम है तो थोड़ी तुम्हें टिप्स चाहिए लास्ट मोमेंट की, किस ऑप्शन को एलिमिनेट करे, किसको चूज करे, तो उन सारे वीडियोस को जरूर देखना, ठीक है। ये मेरा रेकमेंडेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू एक्टिविटीज मेक फर्म्स प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स। बेसिकली तुमसे ये बोल रहा है कि जो कस्टमर्स और फर्म के प्रोडक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन सा मार्केटिंग एलिमेंट जो है वो पूरा कर देगा। देखो ये बेसिकली फिजिकल डिस्टेंस को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि प्रमोशन हो सकता है इन द सेंस कि जो कस्टमर्स है वो इनलाइटन हो जाएंगे प्रमोशन के थ्रू, प्रोडक्ट के बारे में इन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट देखो ये इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन को नहीं यहाँ पर रेफर कर रहा है, इंस्टेड ही बोल रहा है कि तुम अवेलेबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे। तो मुझे ना यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस और प्रोडक्ट में तो मैं कंफ्यूज नहीं हुई थी कि इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि प्राइस और प्रोडक्ट तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी को नहीं इंश्योर कर सकता है। बट प्रमोशन और प्लेसमेंट में हुई थी कि प्रमोशन जो है वो बेसिकली कस्टमर्स को अवेयर करवा देगा प्रोडक्ट के बारे में इस सेंस में। बट फिर मैंने ऐसे सोचा कि द बेटर ऑप्शन हियर वुड बी प्लेस, और ये सेफर भी रहेगा। और अगर तुम देखोगे ना एनसीईआरटी में, तो प्लेस एलिमेंट के अंदर ऐसे ही लाइंस में लिखा हुआ है कि अवेलेबिलिटी को ये जो है डील करता है प्लेस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो मैंने मार्क किया था वो होगा ऑप्शन 2, प्लेस। ओके। तो देखो वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट ये है कि तुम्हें एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग होनी चाहिए तभी तुम कर पाओगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहे हैं कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन सिक्योरिटीज। ओपन अ डीमैट अकाउंट, प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर, साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ब्रोकर मैच द शेयर प्राइस अवेलेबल, ब्रोकर इशू ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। तो देखो इसके अंदर इससे बहुत मतलब इसके अंदर एक चीज जो तुम सिर्फ पढ़ने पर डिटरमाइन कर सकते हो कि जो लास्ट ऑप्शन होगा वो होगा ई, ब्रोकर इशू ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। ट्रेड कंफर्मेशन वैसे तो अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुम इसको आराम से डील कर सकते हो, तुम्हें याद ही रहेगा प्रोसेस। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो गई ना स्टेप्स में, तो तुम्हें ये तो एटलीस्ट तुम फिगर आउट कर सकते हो कि जब ब्रोकर ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा तो वो ही लास्ट स्टेप होगा हमारे पूरे प्रोसीजर का। इस बेसिस पर ई जो है वो लास्ट में आएगा। अब देखो ई जो है वो 3 ऑप्शंस के अंदर है, और अगर तुम देखो सी और ए ये दोनों का सीक्वेंस थर्ड और फोर्थ में सेम है। तो चलो चेक करते हैं कि सी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा या नहीं होगा। देखो साइन अ ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट। ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट जो है वो डेफिनेटली तुम अगर पहले अग्रीमेंट ही साइन करोगे उसके बाद ही तुम आगे का अपना काम करोगे, तो ब्रोकर क्लाइंट अग्रीमेंट जो है वो साइन होना चाहिए। तो सी आई थिंक शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने सी, मुझे लगता है सी करेक्ट होगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं ओपन अ डीमैट अकाउंट या फिर प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर। प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर, आई थिंक ओपन, मैं यहाँ पर क्या होता है ना, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गई थी कि पहले डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे या प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर करेंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि एनसीईआरटी में क्या सीक्वेंस गिवन है। इसलिए मैंने आई थिंक ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। हाँ ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने इसे अटेम्प्ट नहीं करा था। बट अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करूं मैं, तो मुझे ऐसा, मैंने जब एनसीईआरटी से अब मैं वेरीफाई करूं तो इसका करेक्ट आंसर जो दे रखा है वो ये होगा कि पहले जो है तुम्हारा ओपन अ डीमैट अकाउंट आएगा, उसके बाद प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर आएगा। तो सी, ए और बी, और लास्ट में तो मैं बता ही चुकी हूँ ई है। तो बीच में क्या बचा, ब्रोकर मैच द शेयर प्राइस अवेलेबल। तो फर्स्ट
फिर आएगा साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, उसके बाद आएगा ओपन अ डीमैट अकाउंट, फिर आएगा प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर, फिर आएगा ब्रोकर मैच द शेयर प्राइस अवेलेबल एंड देन ब्रोकर इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3। बट क्योंकि मुझे ए और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी और मैं श्योर नहीं थी और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 10 क्वेश्चन छोड़ दूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Arrange the steps of controlling process in a logical sequence. Measurement of actual performance, setting performance standards, taking corrective action, comparison of actual performance with standards, and then analyzing deviations. तो देखो सबसे पहले तो यही है कि मतलब ये तो अगर तुमने कंट्रोलिंग का अगर तुमने रटा हुआ नहीं है प्रोसेस, तो भी हमें ये पता है कि कंट्रोलिंग वो होता है जब हम जो स्टैंडर्ड्स का जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे हैं प्लानिंग के अंदर, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में और फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। ये ब्रॉडली कंट्रोलिंग का बेसिक आइडिया है और इसी के बेसिस पर हम इसको आंसर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स तो आएगा, यानी कि बी जो है वो तो होना ही है। वैसे अगर तुम सिर्फ इतना ही कर लो, तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम इस बेसिस पर भी ऑप्शन 1 मार्क कर सकते हो, बट हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिर बी के बाद आएगा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हाँ, देखो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को तुमने जो मेजर कर लिया उसके बाद ही तो तुम कंपेयर कर पाओगे ना, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। फिर तुम डेविएशंस को एनालाइज करोगे और फिर लास्ट में तुम करेक्टिव एक्शन लोगे। तो ये आई थिंक बहुत इजी सा मतलब क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ए डी ई सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। Which quality of a leader requires that he should understand people and maintain good human relations with them? ऐसी कौन सी क्वालिटी है लीडर की जो मतलब बेसिकली उसे एक बहुत अच्छे ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करने में हेल्प करेगी? तो मतलब अगर ये तुम्हें नहीं भी तुमने पढ़ा लीडरशिप वाले चैप्टर में, ऑल दो ही गिवन है, तो भी तुम बता सकते हो कि ऑब्वियसली सोशल स्किल्स हैं, क्योंकि मतलब ये स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट कर रहा है ह्यूमन रिलेशंस को, जो कि सोशल स्किल्स की कवर करेगी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स तो नहीं ले सकते क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सोशल स्किल्स ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाएगा जिसके अंदर ह्यूमन रिलेशंस कवर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन सेटिंग स्पेशल गोल्स, it is required at all levels of management, it is forward looking and backward looking, it lays down the base for other functions of management। obviously मतलब pervasive का भी मतलब पता है, और pervasive तो वर्ड इतना ज्यादा यूज आया है ना कि मतलब याद ही हो जाता है पॉइंट के बाद। तो pervasive का मतलब होता है कि हर टाइम पर हर जगह हमें ये चीज चाहिए, तो it is required at all levels of management। ऑप्शन 2 should be the correct answer। ठीक है, Dash refers to vertical shifting of employees in an organization। Vertical shifting अगर कह दिया है तो मतलब vertical मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब तुम अपग्रेड करते हो उसको बोलते उसको बोलते हैं हम प्रमोशन। ठीक है, तो इसका आंसर प्रमोशन होगा। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग दिया होता है तो तुम ट्रांसफर मार्क करते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, यस, प्रमोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which marketing management philosophy has main focus on existing product? और ये हमारा ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करा था और मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, इस क्वेश्चन की वजह से मेरे 10 मार्क्स कटे थे और इसलिए मेरी जो 100 परसेंटाइल है वो 99.5 परसेंटाइल में कन्वर्ट हो गई सीवीटी के अंदर। अदरवाइज मेरे सारे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स थे अदर देन बीएसटी। तो यही वो क्वेश्चन था जो मैंने गलत अटेम्प्ट करा। यहाँ पर मैं क्या कर सकती थी, इस क्वेश्चन को छोड़ के कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकती थी, पर पता नहीं मैं थोड़ा शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये मेरा गलत चॉइस थी क्वेश्चन की। इसके अंदर बेसिकली पूछ रहा है विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी हैज मेन फोकस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेलिंग कंसेप्ट है, और मैंने मार्क कर दिया था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने इसलिए मार्क कर दिया था क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मतलब मैच हो रहा है, तो मैंने इस बेसिस पे कर दिया था, जो कि आई आई नो बहुत इलॉजिकल रीजनिंग है और इस वजह से तुम देख सकते हो कि क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो इलॉजिकल रीजनिंग कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज। और ये कहाँ पर दे रखा है, मैं तुम्हें अपने बीएसटी वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये मार्केटिंग चैप्टर में एज इट इज एक टेबल मेंशन्ड है जिसके अंदर इसका मतलब एज इट इज गिवन था, मैंने वो इग्नोर कर दी, इस वजह से आई कुडंट आंसर दिस करेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट व्हेन इक्विटी शेयर्स आर मोर इजीली सोल्ड इवन एट हायर प्राइस। बियरिश, बुलिश, हॉर्स ट्रेडिंग, बदला। देखो हॉर्स ट्रेडिंग और बदला तुम एलिमिनेट कर दोगे ऑब्वियसली, या तो बियरिश है या बुलिश है। अब तुमने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होंगी, मुझे ऐसा लगता है, जो इन सब चीजों पर बेस्ड है, और ये कॉमन वर्ड्स है। अगर तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो भी तुम्हें आ जाएगा, एनसीईआरटी में एक बार भी पढ़ा तो भी याद रह जाता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, बुलिश। ठीक है, इसके अंदर तो आई डोंट थिंक कुछ कंफ्यूजन होगी तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Dependence on technological gadgets is comparatively higher in America than in India. Which feature of business environment is highlighted by the statement? देखो, ये टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स के डिपेंडेंस को अमेरिका और इंडिया में कंपेयर कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो रिलेटिविटी ही होगा। इसमें कोई दूसरा तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिक। अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक चीज की बात नहीं कर रहा है, ये दो चीजों को कंपेयर कर रहा है। वो आपस में उसकी रिलेटिविटी देख रहा है इंस्टेड ऑफ कौन कितना ज्यादा अनसर्टेन है या कॉम्प्लेक्स है। डायनामिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब एक ही कंट्री की बात करी गई होती और उसके ही चेंजेस की बात करी होती, तब हम डायनामिक की बात करते, डायनामिक को करेक्ट आंसर बोलते। बट इसके अंदर दो कंट्रीज को कंपेयर करा जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेटिविटी। ठीक है, ऑप्शन 1। Identify the non-financial incentive that give more autonomy and powers to subordinates. Non-financial incentives that gives more freedom and autonomy to power and powers to subordinates. ये बताना है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड को पार्टनरशिप। देखो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन अगर मैं बात करूं तो देखो तुम कंसिडर कर सकते हो इस ऑप्शन को, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, क्योंकि तुम्हें बोलने का राइट मिल रहा है। तुम अपने मतलब आवाज रख सकते हो, अपनी ओपिनियंस को वॉइस कर सकते हो। वो सारी चीजें आती है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में, तो एक ऑप्शन तुम ये रख सकते हो। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, क्योंकि इसके अंदर ये हाईलाइट कर रखा है कि पावर्स और ऑटोनोमी। सिर्फ अगर ऑटोनॉमी या फिर फ्रीडम लिखा होता तब हम एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में कह सकते थे कि करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसके अंदर पावर्स ही हाईलाइट करा गया है, इसलिए मुझे लगता है कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो है वो बेटर ऑप्शन होगा चूज करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, को पार्टनरशिप किसी भी हालत में करेक्ट आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक वर्ड से तुम्हें जज नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऑटोनॉमी एंड पावर्स दोनों चीजों को कंसिडर करके फिर अपना आंसर मार्क करोगे। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो होगा वो होगा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग हु इज कंसिडर्ड रिस्क टेकर। मैनेजर, कस्टमर, एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स इसके अंदर तो भाई मुझे जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न रिस्क टेकर्स, तो ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करेक्ट आंसर पूछ रहा है ये तुमसे, मैच करना है इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट किससे मैच करेगा? इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्टाइल, कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड क्रिएटिव वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। तो ए का जो है वो 4 हो गया। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। Organizational climate indicate the characteristics which describe an organization, तो आई थिंक बी का जो है वो 1 हो जाएगा। फिर आता है लाइजोस्फेयर। लाइजोस्फेयर इज अ लीडरशिप स्टाइल, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये बहुत सारी, जब तुम्हें ऑटोक्रेटिक और सब लिखा हुआ था, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, तो एक लाइजोस्फेयर भी एक लीडरशिप स्टाइल था तुम्हारे लीडरशिप चैप्टर के अंदर। तो सी का जो है वो स्ट्रेट अवे 3 हो जाएगा। फिर आ जाते हैं डी का, ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, तो डी का 2 हो जाएगा। इस बेसिस पर जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट शुड बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द मार्केट दैट इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर भी ज्यादा सोचना नहीं। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग जो, मतलब जब सेकेंड टाइम आप सिक्योरिटीज को बेचते हो, खरीदते हो, तब वो सेकेंडरी मार्केट होता है। जो प्रोस्पेक्टस से जब तुम लेते हो ना सिक्योरिटीज वगैरह, उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेकेंडरी मार्केट होगा। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कुछ भी नहीं है।
और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ब्रॉडर कैटेगरी है, इसलिए सेकेंडरी मार्केट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आते हैं विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स प्योल्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मोशन स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मेंटल रेवोल्यूशन। देखो ये भी बहुत मतलब ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ज्यादा मार्किंग लगाना है। इक्विटी कहता है कि भाई सबको इक्वली ट्रीट करो, सबको इक्वल मतलब इक्वल लेवल पे रख करके काम करो। बट जो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम दो, जो जितना काम करता है उसको उस हिसाब से पैसे दो, उसको उस हिसाब से उसकी वेजेस डिसाइड होनी चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क इसकी बात नहीं करता है, वो स्टैंडर्ड रखने के लिए कहता है। मोशन स्टडी मोशन के टाइम को और जो अनइम्पोर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करने को कहता है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एग्जैक्टली ये कहता है कि जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन हार्मनी डिस्कॉर्ड उन सब चीजों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन 4 इज आल्सो इररेलेवेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप? इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। yes, it can be said so. It has an internal feeling. फिर आ जाते हैं, it indicates interpersonal relationship between leaders and followers. It is a continuous process. देखो D is correct. It is a continuous process. It indicates interpersonal relationship between leaders and followers. This is also correct. It is an internal feeling, cannot be said so, क्योंकि जब तक आप दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो, वो कैसे आप कह सकते हो कि वो लीडरशिप है? ठीक है, मोटिवेशन आप कह सकते हो डेफिनेटली कोई इंटरनल फीलिंग है, बट लीडरशिप तो आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करोगे तभी तो दिखेगा ना। वो आप अपने अपने आप को अगर कोई ऐसे XYZ पार्टी का लीडर बोल दे कि मैं तो अपने आप को इंडिया का जो है प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, इंटरनली फील करे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो लीडरशिप कहाँ पर है? वो लीडरशिप के वो एक इम्पोर्टेंट मतलब लीडरशिप का इम्पोर्टेंट फीचर है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अगर आप अंदर ही अंदर अपने रख रहे हो तो आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे? तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो A C D इज करेक्ट, बट मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। और मेरे पास ऑप्शंस भी थे मतलब दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो मैंने छोड़ दिया था। ऑल्दो मुझे लग रहा था कि ACD होगा, तो आई फील कि अब मैंने जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने गलत अटेम्प्ट करा उसकी जगह मैंने ये करा होता तो अच्छा रहता, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। A company has replaced their obsolete machinery with high-tech machine as it could not achieve its target in the previous month due to slow production process. Which step in the process of controlling is executed by the company? ठीक है, इसमें आपको बस एक वो पूछा है कि कौन सा कंट्रोलिंग का ही प्रोसेस है जो आपने करा है। देखो अब तुमने मशीन चेंज कर दी, राइट? और मशीन तुमने ये देख के चेंज करी कि स्लो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा था उन सारी चीजों को, तो तुमने ऑलरेडी उसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो तुम मेजर नहीं कर रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ भी कंपेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंपेयर करके तुमने एक एक्शन ले चुके हो। ठीक है, डेविएशन भी तुमने एनालाइज कर ली, उसकी बेसिस पर ही तो तुमने रिप्लेस करी है ना। तो जो तुमने एग्जैक्टली अभी काम किया है लास्ट स्टेज है कंट्रोलिंग का, विच इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये मैचिंग द फॉलोइंग है। इसके अंदर बोला है कि मैच लिस्ट विद लिस्ट टू, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और 1 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीज, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है मोस्ट प्रॉब्ली ये वहीं से लिया गया है, तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था। तो जब अप टू 1 करोड़ रुपीज जो होता है, देखो सबसे छोटा अमाउंट सबसे छोटे लेवल पर ऑपरेट करने वाली एजेंसी को ही मिलेगा, तो तुम्हें नहीं भी तुम्हें याद है तो भी तुम ऐसे भी गेस कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से बहुत कैलकुलेटेड इसको बोलते गेसिंग है, ये कोई रैंडम नहीं कर रहे। तो ये कभी कभी काम आती है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो अप टू 1 करोड़ रुपीज होगा। फिर स्टेट कमीशन 1 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीज। फिर जो नेशनल कमीशन है एक्सीड्स 10 करोड़। और जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर अगर तुम कॉमन सेंस भी यूज करो, नॉर्मली ही सोचो तो भी समझ में आ जाएगा कि A का 3 है, B का 1 है, C का 4 है, D का 2 है, विच इज ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सबको तुम्हें मैच करना है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं उसके हिसाब से। तो
अगर मैं बात करूं ट्रेजरी बिल की, तो ट्रेजरी बिल जो है वो इशू किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ट्रेजरी बिल का इशूड बाय आरबीआई। मुझे ऐसा लगता है ट्रेजरी बिल जो है वो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देख, पहले ना मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई थी, जैसे अभी भी मैंने देखा ट्रेजरी बिल, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है। मतलब ये भी तो सोचो कि सेंट्रल बैंक के, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन इशू करेगा, तो वो आरबीआई है। तो ए का जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आज ये बढ़ते हैं, कमर्शियल पेपर, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year, मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका होगा मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। आई थिंक ये तुम्हारे एनसीईआरटी के उसमें लिखा हुआ है, पार्ट 2 वाली जो बुक है उसके में गिवन है, तो तुम वहां से जाके वेरीफाई कर सकते हो। फिर कॉल मनी जो है मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 day। सबसे देखो, ये मैं आराम से बता सकती हूँ कि सीकर 2 ही होना है, क्योंकि कॉल मनी जो है वो बहुत कम टाइम के लिए इशू की जाती है। मुझे ये 100% पता है कि सारे उसमें से, सारे जो हमारे सोर्सेज थे उनमें से सबसे ज्यादा कम जो है टाइम पीरियड इसी का था, तो दैट इज कॉल मनी, ऑप्शन सी का 2 होगा। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को मोबिलाइज करने के लिए होता है। और इन द एंड हमारे पास यही बच गया है, तो तुम्हें तीन का सही आ रहा है तो इसको ऑटोमेटिकली मार्क कर सकते हो। बट इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो क्या पता कमर्शियल पेपर का हो, मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे तभी भी यही लग रहा था कि यही आंसर होना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, ठीक है। फिर आते हैं, प्रोसेस विच प्रोवाइड्स फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प्स एम्प्लॉय ग्रोथ इज। कौन सी ऐसी जो है, मतलब प्रोसेस है जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ताकि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो। देखो, ग्रोथ बोला है, तो ग्रोथ से मतलब हम समझेंगे कि ये एक ओवरऑल ग्रोथ की बात करी जा रही है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डेवलपमेंट। एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये थोड़े से नैरो एस्पेक्ट्स होंगे, हमें ब्रॉड एस्पेक्ट में देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ जो है वो होलिस्टिक ग्रोथ को पॉइंट आउट कर रही है। फिर आ जाते हैं, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सी ऐसी साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है जो यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर रही है। देखो, एक्सप्लिसिटली इनफैक्ट बुक में दिया हुआ ही था, तो बस अगर तुमने एक बार भी पढ़ा होगा तो तुम्हें याद होगा कि जो फंक्शनल फोमनशिप है वो यूनिटी ऑफ कमांड को जो है वो वायलेट करती है। देखो, यूजुअली टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल जो है वो वायलेट करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें से फंक्शनल फोरमैनशिप और यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एक दूसरे को वायलेट करते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि इतने सारे होने चाहिए फोरमैन। पूरा एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ था, तुम्हें याद हो, गैंग बॉस और ये सारे रिपेयर बॉस, इन सब का इंस्पेक्टर वगैरह, जहां तक मुझे भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप और यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो एक दूसरे के एकदम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक इंसान को एक जगह से इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए, और फंक्शनल फॉर्मैनशिप बोलता है कि भाई हर इंसान अलग अलग चीजों में अच्छा होता है, किसी की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज अच्छी होती है, किसी की फिजिकल एबिलिटीज अच्छी होती है, तो हमें सब कुछ डिवाइड कर देना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, फंक्शनल फॉर्मशिप, ठीक है। फिर आते हैं, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स लॉजिक रादर देन विजुअल थिंकिंग, व्हिच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाइलाइटेड बाय द स्टेटमेंट। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की बात करी जाए तो फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूस और परवेसिव तो बिल्कुल इररेलेवेंट है, ठीक है। तो इसको, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोल दिया तो इट इज एन मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, ऑप्शन 3। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड। एक्सटर्नल सोर्सेज जो होते हैं, बेसिकली दो टाइप के सोर्सेज होते हैं ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो, इंटरनल के अंदर तो सिर्फ ट्रांसफर और प्रमोशन ही आता है, और बाकी सारे जो है वो एक्सटर्नल ही है, तो इसके अंदर ट्रांसफर और प्रमोशन को छोड़ दो, ट्रांसफर प्रमोशन ही इंटरनल है, तो इसका आंसर होगा सी एंड ई, विच इज ऑप्शन 3, ठीक है। फिर आ जाते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखो, ये क्वेश्चन जैसे मेरे को अभी भी याद आ रहा है, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि देखो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में ये पार्ट नहीं था चैप्टर का, इसलिए मैंने इसे नहीं पढ़ा था। और मुझे एक्चुअल में मैंने सीयूटी के लिए तो पढ़ा था, बट मुझे तब याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। फिर भी मैं तुम्हें इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो
फ्रीक्वेंटली परचेज करे जाते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो है वो होते हैं जिसके अंदर बायर जो है वो कंसिडरेबल टाइम डिवोट करते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो ब्रांड लॉयल्टी जिनकी हाईएस्ट होती है, और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक या दो बार के यूज में कंज्यूम किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वन, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है, तो मतलब देखो मॉरल द स्टोरी इज कि तुम्हें वो पार्ट भी पढ़ना है जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया और एनटीए ने अपने सिलेबस में मेंशन किया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। तो इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सोशल, पॉलिटिकल, कॉम्पिटिटर्स। देखो सोशल पॉलिटिकल को छोड़ करके सारे के सारे स्पेसिफिक फोर्सेस ही हैं, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स। तो इसका आंसर होगा ए, बी एंड ई, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो एनटीए दे सकता है। ठीक है, तो इससे इजी तो मैं क्या ही बोलूं आएगा। ठीक है, तो बहुत लोग ना कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे इंग्लिश वाले वीडियो के अंदर, जो मैंने इंग्लिश का अपना पिछले साल का बनाया था, जैसा मैं ये बीएससी का बना रही हूँ वैसे मैंने इंग्लिश में भी बनाया था। अगर नहीं देखा हो तो उसको जाके देख लो, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम तुम्हारा पहले है, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। तो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सीयूटी का पेपर इतना इजी आता है क्या। तो हाँ भाई, इतना इजी ही आता है, ये मेरा खुद का पेपर, मैं तुम्हें थोड़ी ना कुछ गलत बता रही हूँ। ये तो एज इट इज वही पेपर है जो मैंने अटेम्प्ट करा है और जिसके बेसिस पे मैं एसआरसीसी में आई हूँ। देखो बात यही है कि इजी तो पेपर आएगा ही, इसमें कोई भी मतलब उसमें कोई भी डाउट करने की बात है ही नहीं। बट द थिंग इज तुम्हें एक्यूरेसी इंश्योर करनी है। अगर देखो मतलब अगर तुम दो तीन तुम्हें क्वेश्चन नहीं आए तो भी तुम उसको इजी ही टर्म करोगे ना। बट यही है कि अगर तुमने एक दो भी गलत कर दिए तो तुम्हारे कॉलेज का जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई रहता है, बहुत कंपटीशन है। क्योंकि इजी पेपर है, बहुत लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं इसके अंदर, तो इसलिए कट ऑफ भी हाई जाता है। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि इजी पेपर है डिफिकल्ट पेपर है, कट ऑफ तुम्हें एडमिशन तो कट ऑफ के बेसिस पर ही मिलेगा। तो अगर इजी पेपर है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, और तुम्हें और भी एक्यूरेसी इंश्योर करनी पड़ेगी। जहां पर तुम दो गलतियां कर रहे थे वो अफोर्ड नहीं कर पाओगे तुम, तुम्हें सिर्फ मतलब बहुत ऐसे इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम एक गलती से ज्यादा न करो। तो यही बात है भाई, इजी टफ से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हें एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव पेपर है। इजी है तो सबके लिए इजी है, डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली तुम्हें इसमें अरेंज करना है, तो प्लानिंग है सबसे पहले, प्लानिंग के बाद आ जाएगा तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद आ जाएगा तुम्हारा कंट्रोल। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Social environment includes consumption habits and life expectancies, money supply and the economy, rate of savings, new ways of producing goods. देखो consumption habits and life expectancies can be the only answer here, because money supply, rate of savings तो economic environment हो जाएगा, new ways of producing goods तो तुम कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल या उस टाइप का कुछ हो जाए। बट सोशल एनवायरनमेंट जो है कंजम्पशन हैबिट्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ही होगा, क्योंकि वो सोशियोलॉजी पे फोकस करती है, एक मतलब सोसाइटी पर फोकस करती है। तो ऑप्शन वन शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। फिर आते हैं, सैलरी इज नॉट अ प्राइमरी इकोनॉमिक रिवॉर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो चैप्टर है वहां से दिया गया है, जो कि पहले सिलेबस में नहीं था। मतलब पहले जो तुम्हारे सीबीएसई के सिलेबस में तो ऑफ कोर्स नहीं ही है, पर एनटीए के सिलेबस में है। और मैंने अपने बीएसटी के स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी कहा था कि इसको मतलब छोड़ना मत, इसको भी पढ़ लेना। तो अगर पहले तो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो। ठीक है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएगी। और एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना। देखो इसमें से क्वेश्चन आया है तुम्हारे सामने ही है। अम, पर इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को एनटीए ने ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से इस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया गया था। तो इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट इन डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। बट ये जरूर है कि भाई एक बार चैप्टर में से क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया तो इसका ये नहीं है कि इस चैप्टर का है क्वेश्चन इसलिए विड्रॉ किया है, कुछ और भी दिक्कतें थी इसलिए इसको विड्रॉ कर दिया है। पर डेफिनेटली इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकता है, तो जो चैप्टर है उसको मत छोड़ो। ठीक है, अरेंज द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर फॉर अ कस्टमर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर ही आएगा और लास्ट पे जो है वो कंज्यूमर ही आएगा।
प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, DCBA ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फेसाइज ऑन, कैपिटल की बात हो रही है तो कैपिटल डायरेक्टली पॉइंट्स टू द शेयर होल्डर, जो वैसे ही तुम्हारे पार्ट 2 वाली जो बुक है उसके अंदर गिवन भी है। पर अगर तुम्हें नहीं भी ऐसा कुछ याद आ रहा है, एनसीईआरटी का रेफरेंस नहीं आ रहा है, तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा इस तरीके से तुम्हें डिजाइन करना होता है, हर कंपनी को, हर बिजनेस को ऐसे डिजाइन करना होता है कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो। तो इसलिए हम, क्योंकि हम देखो अर्निंग्स पर शेयर भी कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो अर्निंग्स पर शेयर जो जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है वही ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो इसका डायरेक्टली जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। The principles of management are not rigid prescriptions. These can be modified by the manager when the situation so demands. What major principles of management has been indicated in the above statement? Rigid prescriptions नहीं है। देखो rigid prescriptions नहीं है, which means वो जो है वो बहुत ज्यादा flexible है। तुम इसको इजीली चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होगा। देखो मैं थोड़ा जनरल गाइडलाइंस और फ्लेक्सिबल में कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी सब करेक्ट आंसर जो है फ्लेक्सिबल है, और सेम लैंग्वेज हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखी है। ठीक है, अरेंज दी फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सीक्वेंस। तो इसको सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा सेंडर, फिर आ जाएगा तुम्हारा मैसेज, मैसेज के बाद आ जाएगा तुम्हारा मीडिया, मीडिया के बाद आ जाएगा रिसीवर, रिसीवर के बाद आ जाएगा फीडबैक। मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसके अंदर कुछ मैंने ज्यादा गणित लगाई नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये चीज, और सिंपल सिंपल जो आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ACDBE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As per Consumer Protection Act, State Commission has a jurisdiction to entertain complaints where value of goods and services paid does not exceed 1 crore but more than 20 lakhs, exceeds 1 crore but does not exceed 10 crore, exceeds 5 crore but not does not exceed 10 crores, exceeds 4 crore but does not exceed 5 crore rupees। ये देखो पहले भी हमने मैच द फॉलोइंग में करा था, तो इसका आंसर सिंपली है कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जो है स्टेट कमीशन डील कर सकती है। ये मैच द फॉलोइंग में भी तुम जो क्वेश्चन था हमारा पहले वाला उसके अंदर भी हमने आइडेंटिफाई करा था, यही आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ता है। The primary aim of financial management is maximize profit of firm, maximize sales of firm, maximize shareholders wealth, maximize number of customer of firm। देखो ऑब्वियसली इसमें तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो पहले ही जो तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर था पार्ट 2 वाली बुक के अंदर उसके अंदर ही लिखा हुआ था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी एम है वो होगा शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ विच फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। देखो स्टाफिंग के अगर तुम बात करो तो स्टाफिंग चैप्टर में भी ऐसा लिखा हुआ था कि स्टाफिंग जो है एक फंक्शन भी है मैनेजमेंट का, और एक डिपार्टमेंट की तरह भी एक्ट करता है। जो डिपार्टमेंट की तरह एक्ट करता है वो होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि स्टाफिंग में भी तुम क्या करते हो, लोगों को रिक्रूट करते हो, मतलब कैसे सिलेक्ट वगैरह सब चीजें करते हो, तो इसलिए स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही आएगा। ह्यूमन रिसोर्स भी इन सारी चीजों से ही डील कर सकता है, करता है, और ये बहुत एनसीईआरटी में भी क्लियरली इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। जो स्टाफिंग प्रोसेस है उसके पहले 5 स्टेप्स का तुम्हें सही से बताना है कि पहले कौन सा होता है बाद में कौन सा होता है। तो इसके अंदर होगा सबसे पहले तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर मैन पावर रिक्वायरमेंट को जब तुमने कर लिया उसके बाद रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद होगा तुम्हारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है या बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। देखो एक बार जब तुम आ गए हो ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया है, जब तुम ओरिएंटेशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, उसी के बाद ही तुम पर कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
एम्प्लॉयज का होता है, उन लोगों का नहीं होता जो अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट में आए ही नहीं है, जो कंपनी के लिए अभी तक काम ही नहीं करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो सी और डी ऐसे बोल रहा है। हर में बी और सी ही रहेगा, ठीक है। देखो वैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा दे रखा है कि सी डी ई, तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो बाद में नहीं आएगा, तो इसलिए हाँ इस क्वेश्चन में चांसेस कम है कि तुम कंफ्यूज हो, बट इन जनरल में बता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द राइट्स प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो अगर तुम मैं बार बार ऐसे बोलती रहती हूँ कि देखो नए एडिशन की बुक्स ही यूज करनी चाहिए, तो पुराने एडिशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराना वाला जो है 1986 वाला जो है वो बताया गया है, तुम्हें 2019 के बारे में बताना है। और हर जगह तुम्हें नहीं मतलब नए एडिशंस के बारे में ही पूछते हैं, तो तुम्हें नए एडिशन को ही कैटर करना चाहिए। ये एक मतलब जीता जागता एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन उसका। तो इसके अंदर जो है बेसिकली करेक्ट आंसर होगा कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, राइट टू बी अश्योर्ड। तो मेरे ख्याल से राइट टू चूज जो है वो नहीं होगा। अदर देन राइट टू चूज, सेफ्टी, इन्फॉर्म्ड, हर्ड, अश्योर्ड, ये सारे हैं होंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा ए बी डी एंड ई ओनली। अभी राइट्स पूछे थे कि इनमें से कौन से राइट जो है वो ये वाला एक्ट देता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ए बी डी ई है, राइट टू चूज नहीं, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। बाकी इसका करेक्ट आंसर यही है, तो अपने बुक्स से है वो चेक कर सकते हो। बाकी एनटीए के आंसर की में यही आंसर दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, क्वालिटी, लेबर, टर्नओवर, ये सारी चीजें दे रखी है, लिक्विडिटी वगैरह। अब हमें इसे मैच करना है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है वो रिलेटेड होगा तुम्हारे मार्केटिंग से। सो जो ए है उसका तो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं क्वालिटी पे। क्वालिटी तुम किसकी इंश्योर करोगे, एचआरएम की, फाइनेंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की, मार्केटिंग, प्रोडक्शन की? तो कॉस्ट प्रोडक्शन की, तो बी का जो है वो 4 हो जाएगा। सी का जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से है। मैंने अभी बताया सारी चीजें जो एम्प्लॉय से रिलेटेड होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर ही आएगी। लिक्विडिटी जो है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आएगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। According to which principle of management, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by the manager and the subordinates. क्लियर कट इसका आंसर होगा स्केलर चेन। इसके अंदर तो भाई कोई आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए। एक क्लियर कट जो स्ट्रक्चर है वो स्केलर चेन ही बताती है। सेंट्रलाइजेशन, सबॉर्डिनेशन, ये सारे आंसर्स नहीं हो सकते हैं। चेन ऑफ अथॉरिटी बोला है ना, चेन तुम्हें बोल ही दिया है, तो ये मतलब क्लियरली इंडिकेशन है कि इसका आंसर स्केलर चेन होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई फॉर द फॉलोइंग under whose oral administrative control SEBI functions: corporate affairs, home affairs, finance, external affairs। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। क्योंकि मतलब जो सेबी है वो इसके अंदर ही एक्ट करता है। थोड़ा सा तुम कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंफ्यूज हो सकते हो, पर देखो सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट्स वगैरह को रेगुलेट करता है, फाइनेंस से ज्यादा रिलेटेड है, तो सेबी जो है वो फाइनेंस के अंदर आएगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो थोड़ा कंपनीज एक्ट उन सब चीजों से थोड़ा ज्यादा रिलेटेड है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ऑल्दो आई थिंक मैंने भी ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, रीजन भी यही कि मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स में कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी, लिविंग फी और अदर चार्जेस, डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी। देखो डेवलपमेंट फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज है, तो बी का तो 2 ही होगा। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी इज आई थिंक इट शुड बी कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेनिंग। और तो सी का जो है वो मेरे ख्याल से 3 होना चाहिए।
यस आई थिंक सी का 3 ही होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग वैसे भी अगर तुम्हें याद भी हो तो भी तुम्हारे सेबी के फंक्शन पे क्लियरली मेंशन्ड है। और अगर तुम इनसाइडर ट्रेनिंग नहीं है, एग्जैक्टली मुझे यही वर्ड कंफ्यूज कर रहा था। इनसाइडर, इट्स नॉट इनसाइडर ट्रेनिंग, ये थोड़ा इनका पता नहीं क्या मिस्टेक कर दी इन लोगों ने। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इट शुड बी इनसाइडर ट्रेडिंग। प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग को वैसे मान के चलो, तो सी का जो है वो 3 हो जाएगा। ए का जो है वो हो जाएगा 1, रेगुलेटरी फंक्शन। अब तो प्रोटेक्टिव मतलब ये मत मार्क कर देना कि लिविंग फी जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। प्रोटेक्टिव मतलब तुम गलत चीजों से प्रोटेक्ट कर रहे हो, ना कि तुम कोई इम्पोज कर रहे हो चार्जेस या फी। प्रोटेक्ट जब तुम करोगे, जब तुम कोई माल प्रैक्टिस को अवॉइड करोगे, विच इज इनसाइडर ट्रेडिंग, तो सी का 3 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। डेवलपमेंट फंक्शन इज ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, तो बी का जो है वो 2 हो जाएगा। और डी का जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंजेस, डी का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। फिर आ जाते हैं, डैश इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव पैसेज। इसमें बताना है आपको कि कौन सा जो है बेसिकली इन्होंने यूज करा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो रोहन इज द हेड बॉय ऑफ इथॉस पब्लिक स्कूल, the school is going to hold a COVID vaccination camp। ठीक है, थोड़ा सा स्किम कर लो। द इंटायर प्रेफेक्टोरियल बोर्ड इज गिवन द ड्यूटीज फॉर द इवेंट। ठीक है, इनको क्या क्या काम करना है, रोहन जो कि हेड बॉय है, इनको करना आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, obtaining Aadhaar card for registration of these students on COVID vaccination app, and consent letter of parents. He further divided the execution part of activities. Later he grouped the similar activities. देखो, डिविजन ऑफ वर्क कर रहा है ये, सिमिलर मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा है, एलोकेशन कर रहा है, सबको अलॉट कर रहा है अपनी अपनी ड्यूटीज। ठीक है, असाइन कर रहा है। फिर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी डिवाइस करता है, मतलब सारा ऑर्गेनाइजिंग का काम तो बेचारा यही कर रहा है। तो ना प्लानिंग हम कब बोलते हैं कि जब एक सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाता, बट ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो प्लानिंग कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। डायरेक्टिंग में ये किसी को बता नहीं रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। मतलब डायरेक्टिंग मतलब, अब ये तो ये डेफिनेटली कह रहा है कि सारे काम को अलॉट तो कर रहा है, पर ये नहीं बोल रहा है कि किस काम को किस तरीके से करना है। और ऐसा कुछ मतलब इम्प्लिसिट भी नहीं है कि ये किसी को डायरेक्ट कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, वो सब चीजें नहीं दे रखी है, तो डायरेक्टिंग भी नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। क्योंकि पूरे वो ये वैक्सीनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा है, हर छोटी छोटी चीजों को कवर कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क कर रहा है। ठीक है, असाइन कर रहा है ड्यूटीज, तो आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग शुड बी द करेक्ट आंसर। स्टाफिंग भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑर्गेनाइजिंग। आगे बढ़ते हैं। रोहन हैज शॉर्टलिस्टेड फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई द टाइप, the step highlighted in the above line in the process of organization। अब देखो, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खुद ही लिख दिया ना। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजिंग ये तो मतलब ये तो एक तरीके से इन्होंने पहले वाले क्वेश्चन का जो है जवाब ही दे दिया है। तो अब इसमें पूछा है कि शॉर्टलिस्ट कर रहा है फॉलोइंग एक्टिविटीज को, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, और आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट कर रहा है फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफाई कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, सेग्रीगेट कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं। लेटर ही ग्रुप द सिमिलर नेचर एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट यूनिट्स, आइडेंटिफाई द स्टेप हाइलाइटेड इन द अबव लाइन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर सिंपल से तुम्हारा आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्योंकि ग्रुप कर रहा है सिमिलर और नेचर एक्टिविटीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then he allocated these to different prefects under his prefectorial board. Which step of organization process was discussed in these lines? So assignment of duties should be the correct answer. Simply duties को assign करना है, option 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Identify the organization process, step of organization process. Thereafter, he devised computer software where each prefect was supposed to enter his date of vaccination for further submission to school headmistress। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा तुम्हारा आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो, तुम्हारे एक तो सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन आ गए इसी केस स्टडी से। तुम्हें अगर तुम्हें पहले ही तुमने प्रोसेस से आइडेंटिफाई करा ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा सारा काम जो है वो हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। और बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि केस स्टडी के क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं, तो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो सबसे अब इस क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा स्टेप है
क्योंकि वो देखो एक तरीके से रिपोर्ट करने के लिए बता रहा है ये स्टेप, ताकि स्कूल हेडमिस्ट्रेस को सारी चीजें पता चल जाए। तो फॉलो अप एक्शन नहीं होगा क्योंकि किसी पर चेक नहीं कर रहा है, किसी को मतलब होता है ना, क्रॉस चेकिंग नहीं हो रही है, कुछ वैलिडेशन नहीं हो रहा, फॉलो अप एक्शन नहीं होगा। एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्टिव एक्शन, कुछ गलत नहीं हुआ है, डेविएशन एनालाइज नहीं करी है, तो करेक्टिव एक्शन कैसे होगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर 2। देखो फिर ये केस स्टडी आ चुकी है, इसके भी 5 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं। द above case manager was company's target production is 10,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shifts due to power failure most of the time. और इसके अंदर क्या पूछा है कि इन दी above case manager was what, मतलब मैनेजर क्या था इस सिचुएशन के अंदर? तो मतलब ये है कि ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट्स ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि देखो 10,000 है तो मुझे ये लगा कि इफेक्टिव तो ये है ही, बट एफिशिएंसी का मुझे अच्छे से नहीं मालूम पड़ रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर की में इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट दे रखा है, विच आई डोंट नो, मतलब मुझे इसका कोई मतलब होता है ना, प्रॉपर रीजनिंग नहीं लगी। बट फिर भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है। Cutting down the cost but not achieving the target production is an example of efficient but not effective. Option 3. Okay. Dash implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. Setting goals is planning. Okay. एक second. Just right. Planning. फिर आते हैं dash the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. ठीक है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मतलब आप मॉनिटर कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ वो कितने अलाइंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग नहीं होगा, प्लानिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जहाँ पे सेटिंग ऑफ गोल्स होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। डायरेक्टिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम गोल्स को परफॉर्मेंस के साथ अलाइन कर, मतलब परफॉर्मेंस को गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर एक तरीके से कोई ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टिंग इज लीडरशिप, मोटिवेशन, वो सारी चीजें, तो डायरेक्टिंग भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, कंट्रोलिंग। ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। इसका होगा कि व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि प्लानिंग में तो तुम गोल्स डिसाइड करते हो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर तुम इस पार्ट को ले सकते हो कि एक्टिविटीज और रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड है, तभी हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो प्लानिंग तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इसके अंदर सिर्फ ब्रॉड एक होता है ना, प्लान ऑफ एक्शन बनता है, तो प्लानिंग नहीं होगा। कंट्रोलिंग भी नहीं होगा क्योंकि बहुत एक लेटर स्टेज है, कंट्रोलिंग नहीं आएगा। डायरेक्टिंग के अंदर अगेन मैंने बताया ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको डायरेक्टिंग बोलेंगे। तो पर्सनलाइज एलिमेंट होता है क्योंकि एक लीडरशिप होती है, मोटिवेशन होता है, सुपरविजन होता है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग भी नहीं होगा। इस बेसिस पर हम ऑर्गेनाइजिंग मार्क कर सकते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्योंकि देखो ये बहुत बोला ना, बहुत ही वेग सी लाइन है, तो इसलिए आई कुडंट प्रेडिक्ट, आई डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था। अब मैं एक चीज और बताने वाली हूँ, जो एक बार मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मैं और इम्फेसिस करूँ, जो हमने पहले वाली जो केस स्टडी पढ़ी, जो क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक हमने देखा ना, तो इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बार बार यूज कर रखा है। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की जगह मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ये हिंट देता है ऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी को। इंस्टेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्हें लिखना चाहिए था मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब नहीं होता, मतलब एक हिंट नहीं देता। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोइंसिडेंटली इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वर्ड यूज करा इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, और हमारा आंसर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग निकल गया। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली तुम एक बहुत जेनरिक सेंस में लो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो, इस चीज से मत जोड़ो कि ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बस एक मुझे लास्ट चीज क्लैरिफाई करनी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। मुझे ऐसा एग्जाम में लगा था, इसलिए मैं तुम्हें शेयर कर दिया।
कि बहुत लोग हम एग्जाम के बाद भी डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजिंग है या नहीं है, और इन दी एंड आंसर भी ऑर्गेनाइजिंग लगा, तो हमें लगा कि क्या पता इन्होंने हिंट दिया, पता नहीं क्या, बट इंस्टेड मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए था। पर ठीक है, तुम इसको जेनरिक सेंस में लेना, इतना स्पेसिफिक मत होना और अपना अपना ब्रेन लगाना इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन दीज हिंट्स, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर कर ली है, सारे क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। मैं इंग्लिश का वीडियो भी डाल चुकी हूँ, उसको भी देख लेना, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो, थोड़ा भी पेपर पैटर्न जो है समझ में आया हो, कॉन्फिडेंस आया हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं और भी सब्जेक्ट के वीडियो जो है लाऊंगी, बट ओनली अगर तुम्हें जरूरत है। थोड़ा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अगर तुम्हें और भी चीजों की जरूरत है, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियोस लेके आऊंगी, ठीक है। अभी के लिए अच्छे से जम के पढ़ाई करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, फुल स्पीड में पढ़ाई करो यार। अब मतलब आना है, मतलब जो भी हमारा ड्रीम कॉलेज है, मैं प्रे करूंगी जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें लाइफ में मिल जाए, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।